जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लीजिए। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको सुबह 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इजीली इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या है। दिव्यागम का संधि विच्छेद देवी प्लस आगम होगा जाएगा, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी प्लस आगम। तो यहाँ पर यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है, समश्रुति भिन्नार्थक है, शब्द युग्म आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द युग्म है। तो कुल और कुल शब्द युग्म में आता है। जैसे कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। अगला क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द का अर्थ क्या है। अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। अभय का अर्थ होता है निर्भय, यानी जिसको डर ना लगे उसे अभय कहते हैं, यानी निर्भय। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द निशाना है, उद्देश्य है। यानी लक्ष्य को क्या कहते हैं, निशाना भी कहते हैं और उद्देश्य भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मा को और क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, पितामह कहते हैं, चतुरानन कहते हैं और कमलासन भी कहा जाता है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चतुरानन और कमलासन महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ भी महत्वपूर्ण है और यह किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, पाटल का अर्थ क्या है। तो पाटल का अर्थ गुलाब होता है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, पाटल का अर्थ है गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो महात्मा का होता है दुरात्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी आपका देशज शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। यानी आपको विदेशी शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है वही पहचानना है। तो बात करें कमरा का, तो यहाँ पर कमर जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। कमरा ये आपका पुर्तगाली है। कमेटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन जो कान है, कान आपका तद्भव है और इसका तत्सम कर्ण हो जाता है। तो यह कान विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। अजीर का अर्थ क्या होता है। अजीर का अर्थ होता है आंगन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखिए आंगन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, वाक्यांश में कौन सा कारक है। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर वह घर से बाहर गया यानी अलग हो रहा है। तो जब अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी आपको पुल्लिंग शब्द यहाँ से पहचानना है कौन सा नहीं है। तो अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगाकर पहचानना होता है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जैसे अगर यहाँ पर रत्न रत्न के पास लगाते हैं तो रत्न अच्छा है, यानी यह पुल्लिंग है। मोती अच्छा होता है, ये भी पुल्लिंग है। मेरा बचपन, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन अगर बात करें नकल की तो कहते हैं ना नकल हुई, तो यहाँ पर क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो सी वाला ऑप्शन आपका पुल्लिंग नहीं है, इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह ऐसे दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो यहाँ पर ऐसा क्या है, ऐसा यहाँ पर अव्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह ऐसे दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। क्या है, रीतिवाचक अव्यय है। मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आज हो गया,
तुरंत हो गया, परंतु हो गया, किंतु हो गया, जरा, ऐसे वैसे और क्योंकि, ये ऐसे शब्द होते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है लिंग वचन कारक की वजह से। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगला है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो विशेषण देखिए यहाँ पर मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, तो जिजीविषा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिजीविषा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन में आपके तीनों सा आ जाते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन में तीनों सा आ जाते हैं और उसके बाद और हा भी आ जाता है। यहाँ पर तीनों सा और हा संघर्षी व्यंजन में आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम, यहाँ पर नागार्जुन का वास्तविक नाम था, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, वैद्यनाथ मिश्र था। अब यहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं, तो आपको जब इसका पीडीएफ दिया जाएगा तो पीडीएफ में आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका पैसेज आपको इजीली जो है यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैसेज दिया गया है और यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। तो यहाँ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां पर सा सी से आ जाए, यानी जहां पर तुलना वाली बात आ जाए सा सी से, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कह रहा है जब तब, यहाँ पर जब और तब यहाँ पर मिश्र वाक्य होते हैं। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अगला है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? यानी ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर हिंदी का सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। क्या है? अभूतपूर्व। अब चलते हैं यहाँ से, हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि कथन दिया है सेना कर्मी बहादुर होते हैं और सेना सभी जो सभी सेना होते हैं सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे और देवेश एक सैनिक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि सेना कर्मी बहादुर होते हैं और सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। यानी देवेश जब एक सैनिक है तो जाहिर सी बात है इसे रत्न प्राप्त होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है, देवेश को रत्न प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा दी गई संख्या में से भिन्न को छाटिए। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल से देखेंगे जीरो जो आया है, अगर एक का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, -1 कर देंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार दो का क्यूब करेंगे, दो दूनी चार दूनी 8 हो जाएगा, -1 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में से एक घटाएंगे 26 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक का 16 चौक का 64 हो जाएगा और एक घटाएंगे 63 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 63 होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी में एक कम हो रहा है लेकिन इसमें एक कम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यह सबसे भिन्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में एक रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र जो है स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं, तो और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या निर्णय लेंगे? तो ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सरकार जब कार्यक्रम बच्चों के लिए शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है उनके हित में होगा, तो बच्चे स्कूल नहीं छोड़ेंगे। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें सेकंड की शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बात किया गया है, माता पिता के लिए शुल्क के बारे में ऐसा कुछ नहीं बात किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यानी केवल फर्स्ट ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दी गई सूचना की प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो देखिए यहाँ पर आप जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप देखेंगे वी सेगमेंट को, तो वी देखेंगे पहले स्थान पर आया है, फिर यहाँ पर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर, फिर पांचवें स्थान पर, यानी वी जो अगला लेटर आएगा वह छठे स्थान पर होगा। आप देखेंगे छठा लेटर कौन सा आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए हो जाएगा, बी वाला। एक दो तीन चार पांच और छह, छठे नंबर पर वी आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पी के का पिता है। अगर यहाँ पर हम सिंपल सा इसका फिगर बनाते हैं, पी जो है पी के का पिता है, तो हमने इस तरह बना दिया। जे एक्स की भतीजी है, के एक्स का भाई है, के जो है एक्स का भाई है, तो सिंपल सी बात है भाई हो गया। और जे एक्स की भतीजी है, जे जो है एक्स की भतीजी है, जब यानी के की लड़की जब हो जाएगी, जे एक्स की भतीजी है यानी जे के की लड़की और एक्स की भतीजी हो जाएगी। आर जे की माँ है, आर जो है जे की माँ है यानी के का विवाह आर से करा दिया जाएगा, तो यहाँ पर आर जो है जे की माँ है, के एक्स का भाई है, बिल्कुल सही है। पी के केवल दो बच्चे हैं, पी के केवल दो बच्चे, बिल्कुल सही है। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है एक्स आर की साली है, एक्स जो है आर की साली है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक्स जो है आर की साली नहीं है। तो इसके बारे जेंडर के बारे में तो पता नहीं, या यहाँ पर महिला भी है पुरुष भी है, या कुछ भी पता नहीं है कौन है, तो यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई, ये भी नहीं पता लगा सकते क्योंकि एक्स का जेंडर नहीं पता है। पी एक्स का पिता है, पी जो है एक्स का पिता, यह बात बिल्कुल सत्य है, पी एक्स का पिता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न आकृतियां दी गई हैं, आपको इस आकृतियों में से आपको पहचानना है कौन सी अगली आकृति आएगी। तो पहला वाला सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर जो कट लगाया है, तो यहाँ पर दूसरी वाली सेगमेंट प्राप्त हो गई। और जब तीसरा वाला है इसको यहाँ से कट लगाएंगे तो आपको कौन सी आकृति दिख रही थी? या सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह समचतुर्भुज की तरह दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। अब डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, कार्यवाही क्या होगी? यहाँ पर शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चले जाना चाहिए, यह कोई विकल्प नहीं है। थर्ड है यहाँ पर लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन प्रयोग करने चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऐसा किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जिस पृष्ठ पर दो बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे? अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे सेगमेंट को चूज करना है जहां पर दो बिंदु मिले। तो ऐसा इसमें दिख रहा है आपका, जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला ले लेते हैं, पहला वाला 2 5 और 3, ठीक है, 2 5 और 3। अब यहाँ पर ले लेते हैं इसको, 6 वाले को ले लेते हैं, तो यहाँ से ए वाला कॉमन हो जाएगा हिस्सा, और उसके बाद ए वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 6 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको 25 लाना है, या अगर इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर अगर 6 को हम यहाँ पर आधा करते हैं 6/2, यानी अगर 6 को आधा करते हैं 3 बन जाएगा, और 11 दूनी 22, यानी अगर इसको सेकंड वाले को डबल कर देते हैं और इसको आधा कर देते हैं तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा, यानी 11 दूनी 22 और 22 3 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का दुगना करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या संख्या रखें ताकि यहाँ पर इसका आधा करने पर 16 हो जाए, तो यहाँ पर आपका 12 रखेंगे, 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 10 6 16, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा।
पहली बात तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर निगेटिव हो ही नहीं सकता, दो चीजें बिल्कुल कट गई। और नेक्स्ट कह रहा है कि सभी सेब फल हैं, तो सभी सेब फल है, तो सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सेब केले हैं, क्योंकि यहाँ से सेगमेंट यहाँ पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोण इसमें पहचानना है, तो देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार से आए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो चौथा है उसका डबल कर देना है, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। और उसके बाद जब एक पर यहाँ पर त्रिभुज बनता है, 3 यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जब एक बार इस तरह से लिखा रहे तो यहाँ पर 1 2, यानी 3 त्रिभुज यहाँ पर बनते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, और 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का रहा, 5 विद्यार्थी हैं, एम एन ओ पी एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ जो पी के बाईं और तीसरा है, ओ जो है पी के बाईं और तीसरा है, कहाँ पर है, ओ पी के बाईं और तीसरा है, यानी मान के चलिए यहाँ पर पी के बाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आपका ओ है, ओ पी के बाईं और तीसरा है, और यम के निकटतम दाईं ओर है, ओ जो है यम के निकटतम दाईं ओर है, यम के निकटतम दाईं ओर ओ हो गया। फिर यहाँ पर 5 ही लोग हैं, और कह रहा है और क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, यानी क्यू के बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर एक लास्ट वाला कौन सा बच गया आपका, और कह रहा है यम के दाईं ओर तीसरा है किसी भी छोर से, यानी क्यू जो है किसी भी छोर पर नहीं है, और यम के दाईं ओर तीसरा है, यम के दाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर क्यू आ जाएगा, बचा कौन, एक यन बचा, तो कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो यम यहाँ हो गया, ओपी यहाँ हो गया, बीच में बचा यन, यानी यन आपका बीच में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो कह रहा है निष्कर्ष इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई भी निष्कर्ष यहाँ अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, एक भाई जो है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, अगर उसकी बहन की उम्र जो है, यानी अगर सिस्टर की उम्र उसके एक्स है, और ब्रदर जो है 6 साल बड़ा है, तो x + 6 हो जाएगा। कह रहा है 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 है, यानी हम कह रहे हैं x - 7, और इसमें से एक घटाएंगे तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको ऐसा नंबर यहाँ पर रखना है ताकि 72 आ जाए घटाने पर। अगर हम कह रहे हैं 13 रखते हैं, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, गुड़े 13 में से 1 गया 12 हो जाएगा, यानी 12 छक 72, यानी 13 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी ए और बी की औसत आयु यहाँ पर करते हैं, ए और बी की औसत आयु, ए प्लस बी की औसत आयु, जब यहाँ पर दो संख्याओं का योग बटे 2 करते हैं, क्योंकि संख्या यहाँ पर संख्या औसत निकालते समय योग बटे संख्या करते हैं, तो दो संख्याओं का योग जो है 18 है, तो 18 गुणे 2 करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, 36। अब इसमें कह रहा है 3 साल बाद सी भी शामिल हो जाता है, 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, यानी इसमें 6 और ऐड कर देंगे, तो 6 और ऐड करेंगे तो 36 6 42 हो जाएगा। अब कह रहा है ए बी सी की आयु का औसत 22 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा, तो 66 यहाँ पर हो जाएगा। सी की आयु पूछ रहा है, तो 66 में से 42 घटा देंगे, तो 66 में से 42 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4 आ गया, और 6 में से 4 गया आपका 2 आ गया, 24 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रीजनिंग वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं सामान्य जानकारी वाले सेक्शन पर, और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सामान्य जानकारी का, कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था,
तो यह ताम्रलिप्त था। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। अगला है खिज्र खां, कौन से राजवंश से खिज्र खां जो है किस राजवंश से संबंधित था? या सैयद राजवंश से संबंधित था 1400 से। ठीक है, यहाँ पर 1414 से 1451 तक इसका शासनकाल रहा। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1527 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कुंडरू जलप्रपात, यहाँ पर शायद लास्ट में कोई क्वेश्चन और है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। कुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रायद्वीपीय नदी है? तो नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? धारिता क्षमता कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? धारिता क्षमता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करती है, यानी जो प्रस्तावना है यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्देशित करती है। अगला है किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? तो 1967 से 1969 के बीच मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रतीक में कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? तो यह सत्यमेव जयते नहीं अपनाया गया क्योंकि यह मुंडक उपनिषद से अपनाया गया है। बाकी सांड, चार शेर और घोड़े ये सब अपनाए गए हैं जो कि सारनाथ में स्थित है। 58 हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं 59 पर। कह रहा कि माघ वक्र किसके अधीन अनियमित होता है? यह अल्पाधिकार के अनियमित होता है। माघ वक्र जो होता है किसके अधीन अनियमित होता है? तो अल्पाधिकार के अधीन अनियमित होता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां देश सदस्य कौन सा बन गया है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और 31वां देश बना है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया, तो यह आलिया मीर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य बन गया है। यह कितना दे रहा है? 255 रुपए प्रतिदिन दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता हरियाणा, तो हरियाणा को आपको टिक करना होता क्योंकि हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मनरेगा में मजदूरी दी जा रही है। कितना? 357 रुपया पर डे दिया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितनी इस समय मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो शुक्र ग्रह पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो यह चौथे नंबर का बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास। अब यहाँ से सेगमेंट नंबर हम 4 को कवर करेंगे, यानी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो कंप्यूटर में जो एक शब्द का आकार होता है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2-3 जगह पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो यह एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, कभी कभी यह हिंदी ना देखे केवल इंग्लिश यह होता है। तो फिक्स्ड इन ए कंप्यूटर बट वेरियस एमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है।
तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है क्लॉक स्पीड में, घड़ी की गति में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, एआई कंप्यूटिंग जो होता है, एआई कंप्यूटिंग जो होता है यह ज्ञान ज्ञान पर आधारित जो है ध्यान केंद्रित करता है, और पारंपरिक कंप्यूटिंग जो होता है यह डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है एनएलपी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एनएलपी के विकल्प में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है एनएलपी, आप एनएलपी जो होता है प्रत्याशित होता है, यह बिल्कुल गलत है। एनएलपी जो होता है प्रत्याशित होता है। बात कर लेते हैं एनएलपी होता क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है तो आपको बता देते हैं एनएलपी होता क्या है। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, यानी एआई का ही हिस्सा है। इस तकनीक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए एनएलपी किसका हिस्सा है? एआई का हिस्सा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और यह अप्रत्याशित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? प्रत्याशित दिया है, इसकी वजह से यह गलत होता है। एनएलपी को एनएलपी की अधिक की स्ट्रोक की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही है। यह बहुत ही कुशल है, बिल्कुल सही है। और एनएलपी में जो है कंप्यूटर भाषाओं के साथ जो है मनुष्य संवाद करने में मदद करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी सबसे ऊपर वाला जो है लिखा था तो वो प्रत्याशित है या गलत है, या एनएलपी जो है अप्रत्याशित होता है। अगला क्वेश्चन है अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाल डेटा कहते हैं। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं बिग डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और यहाँ पर अर्थमेटिक का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो क्लाइड सैनन को कहा जाता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का आविष्कारक किसे कहा जाता है या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो क्लाउड सैनन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एसडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एमओईएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में कौन सा मेन्यू आइटम नहीं है? जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपको व्यू दिखेगा, मेलिंग दिखेगा, होम दिखेगा, लेकिन आपको डेटा नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल कहा जाता है। सपोज दैट आप कंप्यूटर पे फॉर्म भर रहे हैं और आपका पहले से डेटा सेव है, तो जैसे आप फॉर्म भरते हैं उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वहां मैच कर लेता है, तो यही आपका ऑटो फिल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ फॉन्ट है? तो आपका एरियल जो होता है सेंसेरिफ फॉन्ट में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यू, विंडो और स्लिप्ट में बांटा जाता है। अगला है ईमेल भेजते समय बीसीसी को क्या दर्शाता है? बीसीसी क्या दर्शाता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेगमेंट से, कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से सामान्य जानकारी से जितने प्रश्न बने हैं उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सामान्य जानकारी का पहला प्रश्न है कानपुर में स्थित
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर का नाम बताइए। तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। अगला प्रश्न है 83 नंबर। करा की उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की। संगम योजना का संबंध किससे है? तो यह विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है, यानी विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। अगला क्वेश्चन है, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएससी विद्रोह 1973 में हुआ था, या उस समय मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस टाइम यहाँ पर विद्रोह रहने के नाते। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? या आगरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति आपकी ललितपुर में पाई जाती है। बाकी चेरो, खरवार, गोंड ये सभी जनजातियां वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। जल यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो जल विहार कहाँ पर है? जल विहार बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, पश्चिमांचल में है। नेक्स्ट है, बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? या आपका फरीदाबाद में लगता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सॉरी, बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और शुक्र का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है, यानी बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं बल्कि यहाँ पर फरीदाबाद में लगता है। अगला है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, तो गौतम बुद्ध यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ऐसा बर्नियर ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 देखिए यहाँ पर 20 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किए। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किए, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य बना। यानी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए, और जिनमें से 3 कार्यरत हैं। जैसे आपका पहला आपका बनारस में जो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा यहाँ पर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। और तीसरा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि अभी यहाँ पर उस पर काम चल रहा है, अभी निर्माणाधीन है, जैसे आपका अयोध्या और जेवर। तो कह रहा है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी, बिल्कुल सही है। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिल्कुल गलत है, यह तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो आपको बताना, निर्यात विकास केंद्र नहीं है। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों में अभिनव प्रकृति निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो यह किसमें दर्शाती हैं? 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवाओं के क्षेत्र में दर्शाती है। अगला है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका कानपुर में है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम जो है क्या कर दिया गया है? फिर से चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना है। और यह रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध भी है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। और रिहंद बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो ब्रेड बास्केट उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, यूपी और यूपीएच होता है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपीएच। नेक्स्ट एंड लास्ट है, यूपी की प्रमुखता तिलहन फसल कौन सी है? यह राई तथा सरसों है, ठीक है। यूपी की प्रमुखता तिलहन फसल कौन सी है? राई तथा सरसों है।
तो इसी के साथ हमने पूरा इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने यहाँ पर सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 देख लीजिए, आज इसका सेट नंबर 2 था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह वीडियो क्लोज होती है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।